नमस्कार दोस्तों, क्या आपने जवान फिल्म देखा है दोस्तों? अगर हाँ तो आपने जरूर देखा होगा कि उस फिल्म में अलग अलग इश्यूज को उठाए गए हैं। वो सारी घटनाएं रियल लाइफ में हुई हैं, चाहे फार्मर्स के लोन के कारण सुसाइड की बात हो, हॉस्पिटल की लचर व्यवस्था की, आर्मीज को दी जाने वाली खराब क्वालिटी की वेपन्स की बात हो, या बिजनेसमैन के द्वारा दिया जाने वाला पार्टी को पैसा का, सभी इश्यूज को इस फिल्म में दिखाया गया। अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो कोई भी आपको स्पॉइलर नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उन इश्यूज के बारे में बात किया जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर वो कौन से इंसिडेंट थे जो इस फिल्म में दिखाए गए। जवान फिल्म में ऐसे बहुत सारे कई बड़े बड़े सीन हैं, जो कि फर्स्ट हाफ में एक सीन है सरकारी हॉस्पिटल का। जवान फिल्म में दिखाया गया कि कैसे सरकारी हॉस्पिटल में छोटे बच्चे इन्फ्लाइटिस की बीमारी की वजह से मर रहे हैं। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण ये बच्चे मर रहे हैं। फिल्म में एक बड़े सीनियर डॉक्टर को दिखाया गया जो पूरी कोशिश करती है कि अपने बच्चों को बचाने के लिए। इस घटना में पब्लिक में आने के बाद भी सरकार इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। डॉक्टर्स के बार बार कोशिश करने के बाद भी, बार बार लेटर लिखने के बाद भी वहां पर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं किया जाता है। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था दोस्तों अगस्त 2017 में। सेम यही इंसिडेंट असल जिंदगी में गोरखपुर के शहर में सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में 63 बच्चों का मौत हो गया था, वो भी 3 दिन के अंदर। जब हॉस्पिटल की पाइपलाइन, ऑक्सीजन पाइपलाइन खत्म हो जाती है तो उस वक्त डॉक्टर कपिल खान वहां पर काम कर रहे थे। जब उन्हें पता चलता है कि ऑक्सीजन की ब्लॉक खत्म हो रही है तो हॉस्पिटल में ये अथॉरिटी को इन्फॉर्म करते हैं। कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है तो खुद अपने पैसे खर्च करके ऑक्सीजन लाने का भी कोशिश करते हैं अपने खुद के एक्सपेंस पर। ये रियल लाइफ हीरो की तरह इन्हें देखा जाता है। लेकिन जब यही इंसिडेंट मीडिया में आती है तो इसके जस्ट उल्टा हो जाता है दोस्तों। सारा का सारा इल्जाम उस डॉक्टर पर दे दिया जाता है, डाल दिया जाता है। जो गलती सरकार का था उसका भुगतान एक डॉक्टर को करना पड़ रहा था। सरकार इन आरोप लगाती है कि मेडिकल नेग्लिजेंस और करप्शन का यहाँ पर उस डॉक्टर पर आरोप लगा करके उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। जेल में भी बहुत मारपीट किया जाता है, 4 से 5 दिनों तक खाना नहीं दिया जाता है। They didn't give me food or water for 4-5 days. अप्रैल 2018 में जाकर के फाइनली इलाहाबाद कोर्ट ने बेल मिलती है। 2017 में एक इंक्वायरी पैनल बैठाया जाता है, इनके ऊपर लगाया गया इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। डॉक्टर के ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेसलेस हैं, ऐसा कहना था उस इन्वेस्टिगेशन पैनल का। और इसी पैनल रिपोर्ट में लिखा होता है कि कैसे 11 से 12 अगस्त को इनकी वजह से, इस डॉक्टर की वजह से 500 से ज्यादा बच्चों को बचाया गया था। जवान फिल्म में भी ये सेम दिखाया गया दोस्तों कि कैसे जब डॉक्टर के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था तो उन्होंने ऑक्सीजन के लिए एम्बू बैग लेने के लिए शुरू कर दिए थे। पेरेंट्स गोरखपुर के दौरान रिपोर्ट्स आई थी कि कैसे जब ऑक्सीजन खत्म हो गई थी तो पेरेंट्स अपने बच्चों को जान बचाने के लिए एम्बू बैग का इस्तेमाल कर रहे थे, आखिरी दम तक कोशिश कर रहे थे। और ऐसे कई पेरेंट्स थे जो अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 20 से ज्यादा लेटर्स लिखी गई थी, पर कुछ नहीं होता है दोस्तों। जहां से ऑक्सीजन का सप्लाई होता था वहां पर 63 लाख का यूपी सरकार का बिल पेंडिंग था। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इस घटना जो हुआ था उससे सिर्फ एक दिन पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उस हॉस्पिटल का दौरा भी किए थे। उसके बाद भी 63 बच्चों का मौत हो जाता है। सरकारी हॉस्पिटल की हालत बहुत खराब है, ये हम सभी अक्सर ये सुनते हैं, लेकिन एक्चुअली में कितना खराब है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, लोगों की जिंदगी पर ये कितना प्रभाव पड़ता है, हमें ये पता चलता है इस फिल्म में। और गोरखपुर ट्रेजेडी से इन सरकारी अस्पतालों की हालात सुधारने के लिए फिल्म में एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी जाती है। कहा जाता है कि अगर नीयत अच्छी हो तो इन सारे अस्पतालों को मात्र 5 घंटे के अंदर सुधारा जा सकता है। आप 5 घंटे नहीं, 5 दिन ले लो, चलो 5 महीने ले लो, लेकिन ये सभी हॉस्पिटल जो हैं, अगर आपकी नीयत सही है, यानी कि सरकार की नीयत सही है, तो उसे जरूर सही कर दिया जाए। अब बात करते हैं दूसरे इशू की। खराब हथियारों के कारण हमारे जवान देश में शहीद होते हैं, दुश्मनों की गोली से नहीं बल्कि हमारे खुद के हथियार से। वजह है इनके मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण। किसी क्रोनी कैपिटलिस्ट के द्वारा इसको लेकर के भी रियलिटी में कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं। ओवर द ईयर 2012 में इंडियन आर्मी के चीफ जनरल वीके सिंह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर कहते हैं कि आर्मी की जो टैंक फ्लीट है वहां पर क्रिटिकल एमिनेशन की सख्त कमी है। 2015 में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक मल्होत्रा दिल्ली हाईकोर्ट में ये पीआईएल फाइल करते हैं, ये आरोप लगाते हुए कि ब्यूरोक्रेटी की वजह से हमारे सोल्जर्स की बेकार क्वालिटी के हथियार इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जान और रिस्क पर आ जाती है। इस पीआईएल में एक घायल जवान का इंटरव्यू भी मेंशन किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे डिफेक्टिव वेपन की वजह से छत्तीसगढ़ में 76 पुलिस वाले शहीद हुए थे। एक 2017 की सीएजी की रिपोर्ट में मेंशन कर दी गई है, जैसे
40% इंडियन आर्मी के एमिनेशन इतने कम लेवल पर हैं कि अगर एक वॉर हो जाती है तो 10 दिन से भी ज़्यादा ये हथियार नहीं चलेंगे। कैसे खराब हथियारों की वजह से पिछले 6 सालों में 403 एक्सीडेंट हुए हैं और 27 जवान शहीद हुए हैं। 5 साल में करीब 55 जवानों ने अपनी जिंदगी खोई है। 50 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे बड़े इशू पर। यहाँ पर बात किया गया है कॉर्पोरेट फंडिंग। जवान फिल्म में यह दिखाया गया कि कैसे सीक्रेट कॉर्पोरेट पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी के फंडिंग के इसी को लेकर के 2017 में एक बहुत ही बड़ी चीज हुई थी दोस्तों। हमारे देश के मोदी सरकार ने फाइनेंस बिल 2017 में एक बिल पास किया था जिसके जरिए पॉलिटिकल पार्टी को सीक्रेट में डोनेशन देना अलाउ किया गया था और कितना पैसा दिया जाएगा ये सारा लिमिट हटा दिया गया था। कोई कितना भी पैसा दे सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण और ये कभी भी इसका नाम पब्लिकली नहीं किया जाएगा। ये था बिल में। आखिर कितना पैसा दिया गया? इस साल के जनवरी की एक रिपोर्ट आई जिसने ये बताया गया कि बीजेपी को 2018 से 2022 के बीच में 5200 करोड़ की फंडिंग मिली है। कौन दिया है इसका जानकारी नहीं मिला है, लेकिन इस पार्टी को 5270 करोड़ की फंडिंग मिली। सीरियसली किसने ये फंडिंग की हम नहीं जानते, हम नहीं बता सकते क्योंकि ये बिल ही ऐसा पास किया गया था कि किसी को ये पता न चले, अपनी फंडिंग को छुपा सके। इसी रिपोर्ट के अनुसार से इस समय कांग्रेस पार्टी को 960 करोड़ रुपए मिले हैं जबकि कांग्रेस पार्टी को 767 करोड़ मिले थे। 2014 में नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि स्विस बैंक में पड़े काले धन को देश में वापस लाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है? जिन्होंने जितना भी धन इन्होंने पार्टी के पास आ रहा है वो सब को छुपा दिया गया है बिल ये ला करके। याद कीजिए दोस्तों 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने यह वादा किया था कि स्विस बैंक में पड़े काले धन को देश में वापस लाएंगे। एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, लेकिन हम रुपये ले आए ना, वो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिले। लेकिन क्या उसे लाया जाता है? बिल्कुल भी नहीं लाया जाता है। ये सारा का सारा पैसा भले वहां से आ गया लेकिन ये कहां गया इसका कोई भी जानकारी नहीं मिलता है और यही सारे पैसे ये पार्टी के डोनेशन में चले जाते हैं और कौन दे रहा है इसका कोई भी नाम भी उजागर नहीं किया जाता है। और इसीलिए तो ऐसा बिल लाया गया था इस पॉलिटिकल पार्टी यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। क्या आप जानते दोस्तों कि एक कैंडिडेट अपने पॉलिटिकल कैंपेन में कितना पैसा खर्च कर सकता है? ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है, लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में ये लिमिट है कि 75 लाख से 95 लाख के बीच में ही होना चाहिए। ये यहाँ पर अगर हम लोकसभा की हर एक सीट के लिए अपर लिमिट लेके चले यानी कि एक लोकसभा सीट के लिए 95 लाख खर्च किया जाता है तो भी रूल के अनुसार से 515 करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं कर सकती है कोई भी पार्टी। लेकिन सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट ने बताया है कि बीजेपी ने सिर्फ 2019 की लोकसभा इलेक्शन में कितने पैसे स्पेंड किए थे। बीजेपी पार्टी अकेले 27,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। सोच कर देखिए दोस्तों कितना बड़ा डिफरेंस है। रूल के अनुसार से 500 करोड़ और सिर्फ एक पार्टी यहां पर खर्च करती है 27,000 करोड़। आप अगर इस रिपोर्ट को इग्नोर भी कर दो तो नवंबर 2019 में बीजेपी ने खुद अपना सबमिशन किया था इलेक्शन कमीशन को और ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिखा हुआ भी है कि बीजेपी ने खुद एडमिट किया था कि उन्होंने 1264 करोड़ रुपए इस लोकसभा चुनाव में खर्च किए हैं। लोकसभा के 2019 की इलेक्शन मैक्सिमम लिमिट यहां पर 500 करोड़ हो सकता है अगर सभी पार्टी यहां पर दे तो। ये स्पेंड कर रहे हैं लेकिन ये 1264 करोड़ खर्च कर रहे हैं। आखिर ये कैसे कर ले रहे हैं? क्या ये कोई मजाक चल रहा है क्या जवान फिल्म में दिखाया जाता है कि फिल्म का विलेन फॉरेन इन्वेस्टर को बता रहा है कि कैसे भारत में वोटर्स को खरीदा जा सकता है। एक वोटर को अगर 10,000 को दे दिया जाए तो वो अपने फेवरेट वाला पार्टी में वोट दे सकते हैं। एक वोटर को अगर 10,000 रुपए दे दिया जाए तो इनकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर देंगे। ये चीज फिल्म में गलत दिखाई गई दोस्तों कि 10,000 तो बहुत बड़ी रकम है। हमारे देश में हमने ये देखा है कि अगर 1 किलो चिकन इन्हें दे दिया जाए, 1 बोतल बियर दे दिया जाए तो भी अपना वोट भेज देते हैं। रीजन टू रीजन ये डिपेंड करता है कि इन्हें कितना पैसा में खरीदा जा सकता है। लेकिन 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 3,456 करोड़ जब्त किए गए थे। इसमें कैश, गोल्ड, सिल्वर, अल्कोहल, ड्रग्स सब इंक्लूडेड है। वोटर्स को खरीदना तो छोड़ो, आजकल एक नया ट्रेंड चला है मार्केट में। पॉलिटिकल पार्टीज अब वोटर्स को नहीं खरीद रहे हैं बल्कि एमपी और एमएलए को ही खरीद लेती है, मीडिया हाउसेस को ही खरीद लेती है। पार्टी ने सोचा कि जो पैसा जो लोगों में बांट रहे हैं वो सीधे सीधे एमएलए और एमपी को ही दे देते हैं, वो तो खुद ही इस पार्टी में आ जाएंगे।
और मीडिया हाउसेज जनता के बीच में डिवाइड एंड रूल का गेम खेलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो इसके लिए पैसा मिलता है। जनता के बीच में ये नफरत फैलाते हैं ताकि इनका पॉलिटिकल मास्टर यहाँ पर सत्ता बैठ करके यहाँ पर रूल करते रहें। फिर मुद्दा उठाया गया है देश के पर्यावरण को लेकर के। ऐसे कई इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज हैं हमारी हवा और हमारे पानी को प्रदूषित करती है। जवान फिल्म में एक रेफरेंस दिया गया है भोपाल गैस ट्रेजेडी को, जो दिसंबर 1984 में हुई थी। बात सिर्फ एक ट्रेजेडी की नहीं है, एक इंसिडेंट की नहीं है, ये चीजें इतनी कोमली हो रही है यहाँ पर कि आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों कि सिर्फ एक रैंडम गूगल सर्च करके देख लीजिए आप, कितने आर्टिकल आ जाएंगे इसके से जुड़ा हुआ। इस प्रकार के इंसिडेंट को लेकर के 2006 से शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में आयरन और ओर माइनिंग की वजह से 2 नदियां हैं, वहां पर दोनों के दोनों पानी बहुत ही गंदा हो चुका है और 100 गांव जो इस नदियों के अगल बगल किनारे में बसते हैं, वहां पर रहने वाले गांव वालों को यही पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी बीमारी को भी झेलना पड़ रहा है। 2013 में एक रिपोर्ट सेंटर फॉर द साइंस एनवायरनमेंट के द्वारा बताती है कि 80% इंडियन सीवरेज अनट्रीटेड नदियों में बहा दी जाती है। यानी कि जितनी भी इंडस्ट्री से सीवेज निकलती हैं बिना ट्रीट किए हुए, बिना साफ किए हुए डायरेक्ट वो नदियों में डाल देते हैं। ये हजारों फैक्ट्रीज जो अनट्रीटेड सीवेज डंप कर रही है नदियों में, इसी के कारण तो सारी के सारी नदियां प्रदूषित हो चुकी है। एक्सपर्ट करते हैं कि इसका ब्लेम फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज पर जाता है। अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश के नोएडा में नदी का पानी, हिंडन नदी का पानी इतना खराब है कि नहाने लायक भी नहीं है। उस सितंबर 2022 झारखंड के दामोदर नदी का भी पानी टॉक्सिक बन चुका है, एक रिपोर्ट में बताया गया। लोग इस पानी का इस्तेमाल करके बीमार पड़ रहे हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि हरियाणा में 413 इंडस्ट्रीज हैं टोटल जो अनट्रीटेड वेस्ट अपना यमुना नदी में डिस्चार्ज कर रहे हैं। पानीपत नंबर 1 पर है, 111 पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज के साथ गुड़गांव दूसरे नंबर पर है। 100 से ज्यादा ऐसी फैक्ट्रीज के साथ यही कारण है कि जवान फिल्म में भी विलेन ओपनली ये कहता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को कहता है कि तुम अपना पैसा इलेक्शन जितने में इन्वेस्ट करो, उसके बाद इंडिया में तुम्हें खुली छूट मिलेगी। जितनी फैक्ट्री सेटअप करना है उतना करो, जितना चेक लेबर इस्तेमाल करना है उतना करो, पोल्यूशन फैलाना है फैलाओ, गंदगी फैलाना है फैलाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिल्म का विलेन ये भी कहता है कि इंडिया के एनवायरमेंट रेगुलेशन बहुत ही फेवरेबल है ऐसी कंपनियों के लिए जो बाकी डेवलप्ड देशों में काफी रेस्ट्रिक्शन है, जो वहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। भारत में लेकिन ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड का ही लीजिए, बाकी देशों में बैंड है लेकिन इंडिया में ये अलाउ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन सुन रहा था, वो 116 डेंजरस पेस्टिसाइड से रिलेटेड बैन की मांग किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 2013 की बात है जब एक अनुपम वर्मा कमेटी कंस्टिट्यूएंट करी गई थी डेंजरस पेस्टिसाइड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इस कमेटी ने सिर्फ 66 पेस्टिसाइड को रिव्यू किया था और अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट करके ये कहा था इन सभी पेस्टिसाइड्स कंपनी को बैन कर दिया जाना चाहिए। 2015 में इन सालों तक सरकार सोती रही और 2018 में जब सरकार ने एक्शन लिया तो सिर्फ 12 को बैन किया। सरकार के द्वारा फिर ये कही गई कि 6 और डेंजरस पेस्टिसाइड को हम स्लोली फेस आउट करेंगे। 116 डेंजरस पेस्टिसाइड में मात्र 18 को यहाँ पर बैन करने की कोशिश करी गई। इसके बाद एक और कमेटी बनी, एसके मल्होत्रा कमेटी। इसके अंदर में कुछ और पेस्टिसाइड को रिव्यू किया गया और इस कमेटी ने 2020 में कहा कि 27 पर बैन जल्द से जल्द लगने चाहिए। लेकिन होता क्या है, कुछ भी नहीं। 2022 में सरकार ने एक और कमेटी बनाई और उस कमेटी ने एक्शन लिया और सिर्फ 3 पेस्टिसाइड पर बैन लगाया, वो भी फरवरी 2023 में, यानी कि इस ईयर। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि चाहे जितनी भी सरकार हो वो सिर्फ अपनी प्रॉफिट देखती है, उनको लोगों की कोई परवाह नहीं है। उन्हें परवाह है तो सिर्फ वैसे बिजनेसमैन की जो पार्टी को फंड देते हैं। तब सरकार का जो एटीट्यूड है वो समझ ही सकते हैं कि क्या है, देशवासियों के लिए है या सिर्फ ये कैपिटलिस्ट लोग के लिए, बिजनेसमैन लोग के लिए। जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये सवाल भी किया था दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब भी एक कमेटी एक रिपोर्ट निकालती है तुम उस रिपोर्ट में एक्शन लेने की वजह से तुम दूसरी कमेटी बना लेते हो, आखिर ऐसा क्यों? इतना मुश्किल इन डेंजरस पेस्टिसाइड को बैन करना है क्या? जो बाकी देशों ने ऑलरेडी बंद हो चुका है, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं होता है? भारत में एंटीबायोटिक बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है दोस्तों, जबकि दूसरे देश में एंटीबायोटिक दवाओं पर बैन है। यहाँ के बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं आप समझिए, पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को ये एंटीबायोटिक दवा दी जाती है और इनके थ्रू हमारे शरीर में भी ये एंटीबायोटिक पहुंच जाता है। इसका असर ये होता है कि अगर हम लोग इसका लगातार उपयोग करते रहे तो बाद में यही एंटीबायोटिक दवाएं हमारे शरीर में कोई भी असर नहीं करेगा और ये बहुत ही खतरनाक है। इस कारण से कई देशों ने इसे बैन कर दिया, लेकिन फिर भी भारत में इसका यूज धड़ल्ले से हो रहा है। कई रिपोर्ट में भी ये बातें की गई थी, पर जानते हैं दोस्तों क्या समस्या क्या है? इन रिपोर्टों को न्यूज में आने ही नहीं दिया जाता है।
उन लोगों के सामने लाया ही नहीं जाता है जिसके कारण सरकार पर कोई दबाव बनाया जा सके। जब तक ये जानकारी आप तक नहीं पहुंचेगा तब तक आप कैसे सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। इससे ये आपको पता चला होगा कि मीडिया का कितना इंपॉर्टेंस है कि अगर सारा का सारा मीडिया हाउसेस को ही खरीद लिया जाएगा तो वो सारे रिपोर्ट्स, वो सारे न्यूज, वो जानकारी जो हम लोगों को दिया जाता है वो हम तक पहुंचेगा ही नहीं। जो वो दिखाना चाहते हैं सिर्फ वही देख सकते हैं हम लोग, और ये रिपोर्ट के बिना सरकार कभी खुद से एक्शन लेगी नहीं। इस इश्यूज में जवान फिल्म में दोस्तों ये भी दिखाया गया है कि कैसे सरकार इन बड़े बड़े अरबपतियों के बैंक लोन माफ कर देती है। रियल लाइफ में कंपेयर किया जाए तो पिछले महीने की खबर को देख लो। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस ने यह बताया कि लोकसभा के पिछले 9 सालों में बैंकों ने 14,056 करोड़ के रुपए की पीएस राइट ऑफ किया है। इसमें से आधे से ज्यादा अमाउंट लार्ज कॉर्पोरेट का था। जब इन लोन्स का रिकवर करने की कोशिश करी जाती है तो सारा अमाउंट रिकवर नहीं हो पाता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बताया था कि इसी साल मार्च में पिछले 5 सालों में पब्लिक सेक्टर बैंक सिर्फ 14% बैंक की रिकवरी कर पाए हैं। इस फिल्म में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताया गया दोस्तों, आप चाहे तो उसे चेक भी कर सकते हैं। अगर आप एक ब्रांडेड कार लेना चाहते हैं तो उस पर मात्र आपको 8% टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अगर वही लोन अगर एक कोई किसान लेता है, वो खेती करने के लिए लेता है, तो उसका इंटरेस्ट रेट जाता है 13%। और यही कारण है कि इस साल मात्र 1 साल के अंदर 10,000 किसानों ने आत्महत्या किया है। लेकिन आपने कभी सुना है दोस्तों कि कोई भी बिजनेसमैन लोन ना भर पाने के कारण उसने आत्महत्या किया हो, उसने सुसाइड किया हो? नहीं सुने होंगे। ये सारा इश्यूज इस फिल्म में दिखाया गया है और यही कारण है कि लोग इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद भी कर रहे हैं। और आखिर में इस फिल्म में एक बहुत ही बड़ी मैसेज दिया गया है। वो क्या मैसेज है आप खुद देखिए। सामान हर चीज के आटा, दाल, चावल, तेल, साबुन खरीदते वक्त इतनी उम्मीद करते हो आप कि भाई ये आटे में मिलावट तो नहीं है, ये चावल में कंकर तो नहीं है, ये साबुन हाथ तो अच्छी देगा ना, मोटरसाइकिल में देखो इसकी माइलेज तो ठीक है ना, इसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, छोटा सा पेन खरीदते हो कितने किस्सा पेटी करते हो, कितने किस्सा पेटी हर जगह हर वक्त हर चीज के लिए सामान बनते हो, सिवाय एक चीज के अपनी सरकार चुनते वक्त 5 घंटे चलने वाली मस्कीटो कॉइल के लिए कितने सवाल करते हैं। इसमें धुआं तो नहीं आएगा, ये बदबू तो नहीं देगी, इससे मच्छर तो पड़ेगा ना। लेकिन 5 साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करता, कुछ नहीं पूछते, बिल्कुल। तो इसलिए मेरी डिमांड है कि पैसा जात पात धर्म समुदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो, कुछ उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे। कुछ वोट देने से पहले जिस उंगली का आप इस्तेमाल करते हैं उस उंगली के जरिए जवाब करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो देश की हेल्थ सर्विस सिस्टम को सुधारने के लिए, गरीब किसानों की मदद के लिए कोई विक्रम राठौड़ या आजाद की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी उंगली ही काफी है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी हो। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए